देखें, सबसे पहले हमने पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है। पेपर अटेम्प्ट करने के ना, मैं इन शॉर्ट कहता हूँ कि जी क्वेश्चन के आपने पार्ट्स बनाने हैं। जितने पार्ट्स पूछे गए हैं, हर पार्ट का सेपरेट आंसर देना है। ठीक है। क्वेश्चन के आपने पार्ट्स बनाने हैं, और जितने पार्ट्स पूछे गए हैं, हर पार्ट का सेपरेट आंसर करना है। हर पार्ट का सेपरेट आंसर करना है। यही स्ट्रेटेजी है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब वो जितनी चीजें पूछ रहा है ना एग्जामिनर, ठीक है, तो वो उसके मुताबिक वो नंबर एलोकेट करता है। हम प्रॉपरली वो क्वेश्चन समझते नहीं है, या हम प्रॉपर वो क्वेश्चन के पार्ट्स नहीं बनाते, फिर हमें वो प्रॉपर नंबर नहीं मिलते जितनी हम डिजर्व करते होते हैं। ठीक है। एग्जामिनर कुछ और पूछा होता है, हम कुछ और बताते हैं, तो वो एग्जामिनर भी हमें नंबर नहीं देता। ठीक है। पहले क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उन्हें। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, वो कहता है कि जी आपका सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, कहता है रीच। हाँ, क्वेश्चन का हर लफ्ज अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन में मेन मेन बातें होती है ना, उसको आपने अंडरलाइन करना है कि जी क्या पूछ रहा है। और फिर जो चीज पूछ रहा होता है उसको हमने मतलब वो आइडेंटिफाई करना है कि जी पूछ क्या रहा है। आइडेंटिफाई करना है कि जी पूछ क्या रहा है। मैं इसको ना आपको पास पेपर भी दिखाता रहता हूँ, फिर आपको स- समझ। देखें। चल चलो, मैं आपको ना वो साथ साथ वो प्रैक्टिकली भी चीजें बताता रहूंगा, फिर आपको समझने में आसानी होगी। तो ये पास पेपर ग्रुप में सेंड किए होंगे आपने? मैडम किए हैं, किए हैं। मैं दोबारा भी भेज दूंगा। जी सर, अब जी देखिए ना, सर। मैं सपोज के कहूँ कि जी वो ये देखें। अब क्या कहता है, कहता है कि जी आपने क्वेश्चन को आपने वो केयरफुली पढ़ना है, हर लफ्ज पढ़ना है, और उसमें आपने अंडरलाइन करना है लेड पेंसिल से कि जी की टर्म्स क्या पूछा गया है। और आपने देखना है कि जी आइडेंटिफाई करना है कि क्या पूछा गया है। मतलब आपने ये क्वेश्चन है, आपने इसको पढ़ा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। अब आपने इसको पढ़ना है कि जी वो पूछना है कि जी हाउ प्रोक्लेमेशन ऑफ वंडर इज मेड। ठीक है। तो आपने अंडरलाइन करना है कि जी ये प्रोक्लेमेशन प्रोक्लेमेशन पूछ रहा है। प्रोक्लेमेशन से क्या मतलब है। प्रोक्लेमेशन से हमें पता चल जाता है कि जी 87 पूछ रहा है। फिर आपने देखना है अगला। फिर अगला क्वेश्चन अगर नेक्स्ट पूछता है कि जी व्हेन एंड हाउ प्रॉपर्टी ऑफ स्कॉन्डर इज अटैच। अब प्रॉपर्टी कब अटैच होती है। अब स्कॉन्डर की प्रॉपर्टी अटैच
कब होती है, ये दूसरी बात पूछ रहा है। फिर कहता है हाउ दी अटैच प्रॉपर्टी भी रिस्टोर, प्रॉपर्टी जो अटैच हो जाती है उसको रिस्टोर कैसे करवाते हैं वो। फिर कहता है कि जी आगे, अगर वो प्रॉपर्टी जो रिस्टोर करवाने की एप्लीकेशन देते हैं वो डिसमिस हो गई है, तो हमारे पास क्या रेमेडी होगी, देन हमारे पास क्या रेमेडी होगी वो पूछ रहे हैं। अब हमें इसमें से देखे ना, हमें क्या कितनी चीजें पूछी गई हैं, वो हमने अलग अलग करनी, मतलब मेक्स पार्ट्स, हमने पार्ट्स बनाने हैं, हमने पार्ट्स बनाने हैं क्वेश्चन के, कि जी क्वेश्चन में पूछा क्या क्या जा रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है, ये हमने बताना है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है वो हमने बताना है। ठीक हो गया। तो हमने ये देखा है, हमने पढ़ा है कि जी ये क्वेश्चन है, तो इसके हमने पार्ट्स बनाने हैं, इसके क्या पार्ट्स बनाने हैं, पार्ट्स आपने, हमने पेपर में लिखने भी इस तरह ही है कि जी जो पार्ट्स ना उसके मुताबिक हमने उसका क्वेश्चन भी उसी हिसाब से लिखना है, क्वेश्चन भी उसी हिसाब से लिखना है। मतलब पार्ट्स बना दिए और देखना है कि जी कितनी चीजें पूछ रहा है। आम रूटीन में तीन चार चीजें पूछता है वो, कभी भी एक चीज पे क्वेश्चन में नहीं पूछता। ठीक हो गया। और फिर आपने आंसर को भी उसी तरह स्ट्रक्चर करना है, और हर पार्ट का सेपरेट सेपरेट आंसर देना है, हर पार्ट का सेपरेट सेपरेट, मतलब आपने प्रोक्लेमेशन का अलहदा आंसर देना है, अटैचमेंट का अलहदा आंसर देना है, और इसी तरह रिस्टोरेशन का अलहदा आंसर देना है, और प्रॉपर्टी अगर रिस्टोर नहीं होती तो उसके खिलाफ आपके पास क्या रेमेडी है, उसका आपने अलहदा आंसर देना है, उसका अलहदा से आंसर देना है, मतलब हर क्वेश्चन का फिर आपने सेपरेट सेपरेट आंसर करना है, हर क्वेश्चन का आपने फिर सेपरेट सेपरेट आंसर करना है। वो यही कह रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि जी आपने क्वेश्चन समझना है, दो दफा पढ़ना है, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, और उसके बाद आपने हर क्वेश्चन का सेपरेट सेपरेट अलहदा अलहदा आपने आंसर करना है, हर क्वेश्चन का आपने सेपरेट सेपरेट स्ट्रक्चर दी आंसर, मतलब एंड आंसर ईच पार्ट सेपरेटली, हर पार्ट का आपने अलहदा से आंसर देना है, हर पार्ट का अलहदा, वो उसके रेलिवेंट रूल्स लिखने हैं। जो कम्पिटेटिव एग्जाम है, मतलब पंजाब में हम देखते हैं कि कोई इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है। इंट्रो या कंक्लूजन हम जाके देते हैं कोई जहाँ पे डिस्कशन हो, जब कोई जीके वगैरह का पेपर करना हो जहाँ पे वो कहे कि जी डिस्कस करें, तो फिर हम उसको फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो लॉ के पेपर में कंक्लूड करना जरूरी नहीं होता, तो वो कहता है कि जी ला पेपर में कोई इंट्रो कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने आंसर से मतलब रेलिवेंट पॉइंट से स्टार्ट करना है, और टू द पॉइंट आंसर लिख देना है, टू दी पॉइंट आंसर लिख देना है। मैं इसका कहूँ कि तो आपने रेलिवेंट प्रोविजन लिखनी है कि जी रेलिवेंट प्रोविजन है 87, प्रोक्लेमेशन की 88, अटैचमेंट की 89, रेस्टोरेशन की, और वो नहीं मिलती तो फिर वो उसके खिलाफ जो एप्लीकेशन है 405 की। तो ये इसकी रेलिवेंट प्रोविजन, ये रेलिवेंट प्रोविजन लिखनी है। इन्हीं चार रेलिवेंट प्रोविजन मतलब 87, 88, 89 और 405, इनको आपने एक्सप्लेन कर देना है, आपको क्वेश्चन कंप्लीट है। हमें कोई इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, कोई उसका लिखने की जरूरत नहीं, कोई इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी भी आपने अ, एक कंप्यूटर एग्जाम में ये होता है कि जी अगर आप एक क्वेश्चन या आधा पार्ट भी मिस करके आ जाते हैं ना, मतलब आधा क्वेश्चन मिस करके आते हैं, तो आप कंपटीशन से चले जाते हैं, हो सकता है आप पास हो जाए, लेकिन आप कंपटीशन से बहुत पीछे चले जाते हैं। ठीक है। तो आपने जितने भी क्वेश्चन है उसको टाइम डिवाइड करना है, उसके मुताबिक आपने वो जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना है, और आखिरी 5-10 मिनट में आपने उस पेपर को रिवाइज भी करना है कि कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। ठीक है, कोई रेलिवेंट पॉइंट तो मिस नहीं होगी। उसके बाद प्रेजेंटेशन भी आपकी मैटर करती है।
ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग ये देना है। नया पेज, नया क्वेश्चन, नई पेज भी लिखना है, नंबर लिख देना है। ये आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना, पेपर अच्छी तरह पढ़ना है। और पेपर पढ़ के जो चीज मतलब वो अंडरलाइन करना है, जो चीज पूछी जा रही है, मेन मेन जो चीज पूछी जा रही है उसको अंडरलाइन करना है। और क्वेश्चन में जितनी चीजें पूछी गई हैं उसके पार्ट्स बनाने हैं। और हर पार्ट का सेपरेट सेपरेट आंसर देना है, रेलिवेंट प्रोविजंस लिखनी है। और वो जब अगर मांगता है तो लिस्टेशन लिखनी है, रेलिवेंट प्रोविजंस लिखनी है। और अगर वो मांगता है तो केस ला देना है, अगर नहीं मांगता तो लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रो कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम मैनेज आपने करना होता है, प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करती है। ठीक है। इसमें ना आपका वो जो प्रपोजिशनल क्वेश्चन है, प्रपोजिशनल क्वेश्चन का वो कहता है कि जी सिंपली कि जी पहले आपने इशू लिखना है, फिर उसका रेलिवेंट लॉ लिखना है, फिर उसके बाद आपने उसका आंसर लिखना है। ठीक है, IRAC, इशू, रेलिवेंट लॉ, आंसर, और फाइनली उसको कंक्लूड कर देना है। फाइनली उसको कंक्लूड कर देना है। जैसे इशू, रेलिवेंट लॉ और आंसर या एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और उसके बाद फाइनली आपने उसको कंक्लूड कर देना है। ये भी मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है CRPC के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। 2017 से आ रहा है ये ये ना 2017 मतलब पंजाब के 2017 से 2024 तक के पेपर हैं क्या। पंजाब 2017 से लेकर 2024 तक के जो पेपर हैं। अच्छा देखें, उसने क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि जी डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इन क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रोसीजर क्या है ट्रायल का। अब जनरल पूछ रहे हैं, मतलब इसमें CR वो मजिस्ट्रियल ट्रायल भी है, इसमें सेशन ट्रायल भी है, दोनों जनरल आपने लिख देना है। जनरल मतलब आपने, लेकिन आगे जी डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं, फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है, फिर एविडेंस होती है, फिर आर्गुमेंट्स होते हैं, फिर बहस होती है, और आर्गुमेंट्स होते हैं और वो जजमेंट आ जाती है। आगे कहता है इरेगुलरिटीज विच विशिएट द ट्रायल। और जो इरेगुलरिटी जो विशिएट द ट्रायल करती है वो आपने लिखनी है। मतलब इसके अगर मैंने पार्ट्स बनाए हैं तो वो पार्ट्स देखें कि दो पार्ट्स हैं क्या। एक है कि जी प्रोसीजर ऑफ, एक पार्ट क्या है, एक पार्ट है कि जी प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ट्रायल बिफोर क्रिमिनल कोर्ट्स, और इरेगुलरिटी जो ट्रायल को विशेष करती है। इरेगुलरिटी जो ट्रायल को विशेष करती है। तो यहाँ पे देखें कि जी प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स क्या है, वो पहले डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं, वो उसके बाद वो आपका आ जाता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है, और उसके बाद प्ली रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद वो एडमिशन मतलब प्ली रिकॉर्ड की जाती है कि जी वेदर यू आर यू प्लीड गिल्टी। ठीक है। और उसके बाद अगर वो प्लीड करता है तो कोर्ट सजा भी दे सकती है, अगर सजा नहीं देती तो कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करती है। एविडेंस रिकॉर्ड करती है। उसके बाद या तो एक्विटल होती है या कन्विक्शन होती है। ठीक है। ये जनरल प्रोसीजर है। फिर दूसरा पार्ट मैंने उसके हिसाब से लिखा है। दूसरा पार्ट वो कहता है कि जी इरेगुलरिटी जो ट्रायल को विशेष करती है। मतलब ये 530 है, और उसके बाद नेक्स्ट भी आ जाता है 531, 535 को भी आप देख सकते हैं।
ठीक है। ये इसी तरह आपने ना क्वेश्चन के पार्ट्स बनाने हैं, पार्ट्स बना के लैदा लैदा लिख देंगी तो वो आपको पूरे नंबर देगा। वो आपको पूरे नंबर देगा। चले, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला ना क्वेश्चन उसने दिया है और उसने कहा चार्ज फ्रेम करें। अभी 2000 मतलब ये आपका एएसजे के पेपर में मैंने वो पेपर शेयर भी किया है, सीआरपीसी का पेपर में उसने एएसजे के पेपर में भी चार्ज फ्रेम करवाया है। मतलब वो प्रैक्टिकली चीजें पूछता है, प्रैक्टिकली चीजें। वो आपसे ना प्रैक्टिकली चीजें पूछता है। अब यहाँ पे आपसे चार्ज फ्रेम करना, वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भेजा हुआ है, अभी मैं दोबारा भी भेजूंगा। यहाँ पे बताता है कि जी देखें, कहता है असलम और जहीर, ठीक है, दोनों जो है वो डंडे के साथ इंटर होते हैं कमाल के घर में। असलम और जहीर मुल्जिम है, कमाल कंप्लेनेंट है, उसके घर में दाखिल होते हैं समनाबाद लाहौर में। जहीर जो है वो कमाल की बीवी के साथ बदतमीजी करता है, आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ कमाल्स वाइफ जाहिदा। और वही जहीर ही डंडा मारता है जो कि कमाल को लगता है उसके सर पे और उसके टांगों पे। उसके बाद जो जहीर ने मतलब डंडा मारा है उसके ये इंजरीज होती हैं आपका, शज्जा खफीफा, शज्जा आमा, शज्जा अ, जायफा मतिया, गया जायफा मतिया। ठीक है, गया जफा मतिया। अब ये इंजरीज हुई हैं। उसके बाद कहता है असलम ने इस वक्वे को अबेट भी किया है। तो कहता है चालान रिपोर्ट आ गया है, आप आपने चार्ज फ्रेम करना है। जब आपने चार्ज फ्रेम करना होता है ना, सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि जी ऑफेंस, ऑफेंस का ट्रायल कहाँ पे होना है। अब यहाँ पे देखें, आपने ऑफेंस मतलब सपोज कि ऑफेंस है जिसकी सजा डेथ है तो वो ट्रायल होगा सेशन कोर्ट के पास। ऐसी ऑफेंस है जिनकी सजा डेथ नहीं है तो वो सेक्शन 30 कर सकता है। ऐसी ऑफेंस है जिनकी सजा 7 साल है तो मुझे स्टेट फर्स्ट क्लास कर सकता है। ऐसी ऑफेंस है जिनकी सजा 1 साल 2 साल है तो वो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास भी ट्राई कर सकता है। तो आपने सबसे पहले तो कोड डिटरमाइन करना है। मेरी एक स्टूडेंट है अभी ओएसजे के पेपर दे रही थी, वो कह रही थी कि सर मैं जल्दी में मुझे याद ही नहीं रहा कि जी मैंने कोड का नाम भी लिखना है। तो वो ये सही नहीं होता, आपने मतलब पूरा आंसर देना है। ठीक हो गया। तो आपने स्टार्ट करना है कि जी, अब देखें यहाँ पे फैंसेज ऐसी थी जैसे आ, आ, ये फैंसेज हैं मतलब 452, 452 की सजा 7 साल है। मतलब प्रेपरेशन विद हर्ट, किसी को मतलब किसी के घर में दाखिल होना कोई असला के साथ हर्ट करने के लिए दाखिल होना, वो आपका प्रोफेशन बताता है। तो वो उसकी उम्र उसकी सजा 7 साल है। और उसके बाद 354 की सजा 2 साल है। 337 A1 की सजा 2 साल है। 337 A5, A5 की सजा 10 साल है। A5 की सजा 10 साल है। और A6 की सजा 14 साल है। और F4 की सजा जो है वो 5 साल है। ठीक है। तो ये ऑफेंसेस हैं। अब यहाँ पे मैक्स हाईएस्ट ऑफेंस कौन सी है, 337 A1 A5, जिसकी सजा 10 साल है तो वो मुझे स्टेट 30 ट्राई कर सकता है। ठीक है। इसके अब आपने लिखना है सेपरेट सेपरेट, हर मुल्जिम का अलग चार्ज लिखना है पहले आपने। ये ये ना फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इधर।
ये आपने देखा हुआ होगा, मैं आपको पहले ये करके भेजा भी था। ये है, ये 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 एक फॉर्मेट है, वो करता है कि जी दैट यू अक्यूज विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ फला फला कमिट द ऑफेंस एंड यू, ये देखें, मतलब ये फॉर्मेट सबके लिए है कि जी कि आप फलां टाइम फलां जगह पे फलां पर्सन के अगेंस्ट आपने ये ऑफेंस कमिट की है। आपने चोरी की है तो आप पे 379 लगता है, आपने कत्ल किया तो 300 आपको पे 2 लगता है। इस तरह आपने उनको, इस तरह ये आपने उसको बताना है, ठीक है। उसके बाद वो मतलब बाकी जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब पहले आपने देखना है कि ऑफेंस कौन सी कमिट हुई है और उसके मुताबिक उसका चार्ज लगाना है, उसके मुताबिक ये। और हर मुल्जिम का अलहदा चार्ज होता है और उसकी अलहदा स्टेटमेंट है। पहले जहीर पे लगाया है, उसकी ये स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद फिर दूसरा चार्ज लगा रहा है असलम पे, असलम ने अबैटमेंट की है तो वो उस पे ये चार्ज लगा, ठीक है। उसका भी बयान आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब आपने चार्ज फ्रेम भी आपने सीखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। आगे आ जाता है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि जी ये यहाँ पे ना आपसे वो बेल आर्डर लिखवा रहा है। क्या कर रहा है? बेल आर्डर, ठीक है। उस वो कहता है ये वो मुल्जिम जो है वो बेल जेल में चला जाता है तो वहां से वो एप्लीकेशन देता है पोस्ट टेस्ट बेल की। तो आप बेल आर्डर लिखें जिसमें बेल आपने ग्रांट करनी है, जिसमें आपने बेल ग्रांट करनी है, बेल ग्रांट करनी है, ठीक है। कहता है कि जी कैटेगरी एक एक 2017 को 3 बजे रोबरी होती है महबूब के घर से, ठीक है। के महबूब जाके FIR लॉन्च करवाता है। देखें, एक 5 को रोबरी हो रही है और महबूब 10/5 को, मतलब 10 दिन के डिले से जाके FIR करवाता है, ठीक हो गया। FIR भी अननोन लोगों के खिलाफ करा देता है। बाद में वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो कि 1 महीने बाद रिकॉर्ड करा रहा है। मतलब कितनी देर बाद? 1 महीने बाद, मतलब 10/6 को। और उसमें इरशाद को नॉमिनेट करता है। बाद में इरशाद अरेस्ट होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इरशाद से वो जो है वो आर्टिकल जो है वो मिलती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आर्टिकल्स जो है वो रोज ज्वेलरी सेल फोन रिकवर होती हैं इरशाद से, लेकिन उसका एक वो मेमो ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेमो ऑफ रिकवरी नहीं बनाते, ठीक है। और इरशाद किसी दूसरे केस में भी इन्वॉल्व नहीं है, इरशाद जेल में है। तो वो कहते हैं आपने बेल लिखनी है, आपने बेल लिखनी है। अब बेल के लिए ना मैंने आपको एक पहले भी भेजे थे डॉक्यूमेंट्स, आपने वो देखे होंगे। बेल की ना ग्राउंड्स होती हैं, कब हमने बेल एक्सेप्ट करनी है, कब कब हमने बेल रिजेक्ट करनी है। ये देखें इधर, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ये आप ये चीजें पता होंगी तो आप सही आर्डर लिख सकेंगे। सही मैं मतलब अभी प्रोसिक्यूटर के इंटरव्यू होते रहे, मैं बच्चों से पूछता था कि जी बेल के ग्राउंड्स क्या हैं, बेल कब देनी कब नहीं देनी। बच्चे वो प्रैक्टिकली कुछ चीज बताते ही नहीं थे, कोई प्रैक्टिकली कुछ चीज बताते ही नहीं थे। अब ये ग्राउंड हैं कब हमने बेल देनी है, कब हमने बेल नहीं देनी, कब हमने बेल देनी है, कब नहीं देनी। देखें,
जब बेल देनी हो ना तो ग्रांट करनी है तो कोर्ट लिखती है कि जी मुलजिम जो है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में है, डिले है 10 दिन का, 20 दिन का, रिकवरी नहीं हुई, फर्दर इंक्वायरी का मैटर है, मैटर प्रीवियसली कार्ड नहीं है, प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है, ठीक है, और फर्दर इंक्वायरी का मैटर है, या नहीं आ फिर रही। आपका स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे भी आप बेल जाके ले सकते हैं। स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे भी आप बेल जाके ले सकते हैं, या इस तरह बाकी भी आपने वो चीजें बतानी है। अगर बेल रिजेक्ट करनी हो तो फिर वो कहते हैं कि जी बेल प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करती है, ऑफेंस प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करती है, रिकवरी भी हुई है, डिले कोई नहीं है, स्पेसिफिक रूल है, नॉमिनेटेड इन एफआईआर है, प्रीवियसली रिकॉर्ड होल्डर है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, और अक्रेंस प्लेस पे पाया गया है, और पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन में इनोसेंट डिक्लेयर किया है, ओ गिल्टी डिक्लेयर किया है, तो ये आपकी ग्राउंड्स हैं जो कि जिस पे बेल खारिज होती है। ये वो हैं जिस पे एक्सेप्ट होती है या खारिज होती है। ठीक है, ये वो ग्राउंड है जिस पे बेल एक्सेप्ट होती है या खारिज होती है। जरकवा। ठीक हो गया। 10 बजे हुए सी वो 10 बजे हुए ना 12 बजे हुए। हेबी ना स्टाना। जिनके माइक दस आना वो बजे आप कर दें। छः। शावेज शाह। मिस मैमूना, मैडम माइक ऑफ रखें। मैमूना। मिस मैमूना मैडम माइक आप रखें अपना। चले, ये आपने ना जब भी बेल देनी है या बेल रिजेक्ट करनी है तो आपने ये ग्राउंड्स हमने लिखनी है, देखें। हमने अगर इसका मैं आपको बताऊं तो वो देखें, अक्रेंस हुआ है, क्या अक्रेंस, अक्रेंस हुआ है 1/5/2017, और एफआईआर करवाई है 10/5/2017, 10/5/2017, ये 10 दिन का डिले है। ठीक है। दूसरा, आगे वो कहता है कि जी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कराई है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी है, मतलब 161 की स्टेटमेंट वो दी है, स्टेटमेंट वो दी है आपका पूरा 1 महीने बाद 10/6 को। ये ये भी आपका शो करता है कि जी उसकी मेलाफेडी है, उस पर्सन की मेलाफेडी है कि जी इतना कैसे, इतना लेट कैसे हो सकता है। ठीक हो गया। मतलब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बाद में नोट है, देखें। हम मुझे पता होता है कि मैं पहले में दिन में बात करता हूँ, बाद में जो एक दिन का डिले भी हो जाए ना तो फिर वो फिक्टिशियस हो जाता है। और रिकवरी हुई है, रिकवरी, बट नो मेमो, मेमो नो, उसका रिकवरी ऑफ मेमो का, रिकवरी का मेमो नहीं बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद नो प्रीवियसली रिकॉर्ड ऑर्डर, वो कहता है ये लेकिन है, नो इन्वॉल्व इन अदर केसेस, मतलब नो रिकॉर्ड ऑर्डर, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अब आपने बेल देनी है तो सिंपली आपने बताना है कि जी एक तो बेल में 10 दिन का डिले है, रिकवरी मीमो नहीं बनाया गया, प्रीवियसली रिकॉर्ड होल्डर नहीं है, फर्दर इंक्वायरी में फाइल करता है, तो रोबरी जो है ना, चूंकि रोबरी की सजा 10 साल है तो प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आएगा। तो मैंने इसकी ये बेल लिखी है, देखें। फॉर्मेट कोई भी बेल लिखनी है, फॉर्मेट आपका यही होगा। ठीक है। मजिस्ट्रेट 30 बेल, ये कि जी वो उसने बेल फाइल की है, बेल में सरकमस्टांसेस ये हैं कि जी एफआईआर हुई है फलान दिन पे, और
और उसने FIR कराई है अननोन पर्सन के बाद, बाद में कंप्लेनेंट को नामजद किया है आर्गुमेंट्स में। उसके बाद फिर कोर्ट ने फैसला करना है। कोर्ट ने क्या फैसला करना है, कहता है ड्यूरिंग दी प्रिजर्व रिकॉर्ड रिवील दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रोब्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग ज्वेलरी सेल फोन या अदर रिकवर, लेकिन रिकवरी मेमो नहीं बनाया गया। ये है मतलब यहाँ पे रिकवरी फिक्टिशियस है। रिकवरी अपनी डालते हैं, मतलब रिकवरी मेमो बनाते हैं जिस पे वो बताते हैं कि जी ये फलां फलां रिकवरी मेमो पे ना साइन होते हैं कि जी फलां फलां की मौजूदगी में रिकवरी हुई है, फलां फलां की मौजूदगी में रिकवरी हुई है। मैं अगर आपको दिखाऊं ना रिकवरी मेमो भी, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। वो ओरिजिनल है। उसके बाद कहता है पिटिशनर ओनली बेसिस सस्पिशन डाला गया है, इसलिए वो लॉ भी कहता है कि जी सस्पिशन पे सुना पे। और उसके बाद वो पुलिस फाइल पड़ी है, पुलिस फाइल में उसके खिलाफ कोई मटेरियल ऐसा नहीं मिला, तो ऐसी सूरत में पिटिशनर जो है वो उसको बॉन्ड दे दी है 50 साल के। मतलब मुलजिम के खिलाफ कोई सोफियल मटीरियल नहीं है, प्रीवियस मुलजिम प्रीवियसली रिकॉर्ड ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए हमने उसको बेल ग्रांट की। ठीक है, फॉर्मेट आपने वही रखना है, बाकी ग्राउंड्स आपको भी पता होंगी, वो आपको पता भी चल जाएंगी, उसके मुताबिक आपने। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन एनी क्वेश्चन? सर। जी, सर वो मेरा बार बार नेट चला जाता, आप ये सुबह लेक्चर दे देंगे ग्रुप में? भेज देंगे भेज देंगे भेज देंगे। ठीक है सर, नोट्स भी भेजने हैं। ठीक है, भेज देंगे भेज देंगे। चलें जी, देखिए आगे किताब का ये क्वेश्चन आया था आपका, ये प्रपोजिशनल क्वेश्चन है 2019 में। अब यहाँ पे भी इसके में इसके भी पार्ट्स है, देखें। क्वेश्चन ये है कि जी ये कि जी ये पहले मैंने आपको कल नहीं परसों पढ़ा समझा भी रहा था। देखें, कहता है एक ड्राइवर है वैगन का, ठीक है, वो अरेस्ट होता है, मतलब उसने मतलब जो है डेथ काज की है एक मुसाफिर की। ठीक है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से। ठीक है, बाद में उसकी वैगन को पुलिस ने कस्टडी में ले ली है, उसकी वैगन को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि जी कहता है हाउ लॉन्ग पुलिस कैन रिटेन दी इन पुलिस स्टेशन। कि जी पुलिस एक मतलब एक्सीडेंट हुआ, एक पर्सन मारा गया, तो पुलिस वो जो गाड़ी जो है वो कस्टडी में ले लेती है। तो पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि जी वो कस्टडी में पुलिस कितनी देर रख सकती है, एक चीज। आगे था लेटर ऑन दी owner of the wagon who was not accused in the case applied in the station house officer for release of wagon but same was not released। मतलब बाद में मालिक जाता है, ठीक है, वो SHO के पास के जी उसको अप्लाई करता है कि जी मेरी वैगन मुझे दे दे, लेकिन मालिक वैगन नहीं देता। तो कहता है कि जी आप जज हैं तो आप इसको कैसे डील करेंगे? How would you deal with the matter if petition of suppository filed by the owner? मालिक अगर पिटीशन फाइल करता है तो आप इसको कैसे डील करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है। आगे कहता है कि जी डिस्कस करें कि जी कैन मजिस्ट्रेट पास फ्रेश पुलिस ऑर्डर ऑफ suppository if earlier pass was found on the basis of incorrect या unjust circumstances of case। ठीक है, तो वो कहता है कि जी आप बताएं कि जी अगर एक पहले गलत आर्डर पास हो गया है, एक आर्डर पहले गलत पास हो गया, तो इसको आप क्या मजिस्ट्रेट वो वही मजिस्ट्रेट दोबारा आर्डर पास कर सकता है सपोदारी का? ठीक है, अब आप देखें ना, तो यहाँ पे जो चीजें पूछ रहा है, एक तो उसने पूछा है कि जी कितनी देर वो रख सकता है, दूसरा पूछता है कि जी आप मतलब आप
आपके पास सुपरदारी की एप्लीकेशन देता है मालिक, तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तीसरा पूछता है कि जी अगर अगर जो है वो पहले वाला ऑर्डर सही नहीं था, तो क्या दोबारा ऑर्डर पास हो सकता है। ये तीन चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, इसका फिर आपको अलग अलग ही आंसर मिलेगा। देखकर देखें, कहता है कि जी आपका कहता है कि जी हाउ वुड यू डील इफ सपोजरी फाइल्ड बाय द ओनर। तो वो कहता है कि जी इफ सपोजरी फाइल्ड बाय द is filed magistrate may order and deliver the property to the owner। ओनर को डिलीवर कर सकता है, ओनर को डिलीवर कर सकता है। यहाँ पे देखे ना, ये ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर है। ठीक है, और ये आपका तीसरे पार्ट का आंसर है। यहाँ पे ना पहला पार्ट ये देखें, पहले पार्ट का आंसर ये है कि जी आप कितनी देर रिटेन कर सकता है। ये तो इसका आप देखें ना कि जी वो कहते हैं पुलिस कैन रिटेन रिटेन दी दी वैगन until the order of मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुडिशरी, और कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुडिशरी, ये एक चीज है। अनटिल कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुडिशरी, एक पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरा वो पूछता है ना कि आप इसको कैसे डील करेंगे, आप इसको कैसे डील करेंगे। तो इसका वही आंसर है कि जी आपके पास आएगी तो मजिस्ट्रेट वो उसकी सुपुर्दगी वो ओनर को दे सकती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि क्या फ्रेश ऑर्डर पास हो सकता है। तो यस, फ्रेश ऑर्डर पास हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल इफ इट इज पॉसिबल फॉर द लैंड मजिस्ट्रेट टू पास fresh order of superiority in respect of petitioner application if earlier order regarding the same found to be based on the incorrect and unjust circumstances of case। ठीक है, therefore petitioner remedy lies in correct in proceeding application before the land magistrate। इसका ना अभी ये 2020 में ही है रेफरेंस। वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आर्डर पास किया है। उसने कहा है कि जी अगर एक मजिस्ट्रेट के पहले गलत फैक्ट्स बताए देते हैं, मजिस्ट्रेट फैसला कर देता है, तो दोबारा मजिस्ट्रेट उस पे अलहदा से कर सकता है। जो स्टेट उस पे अलहदा से वो नया फ्रेश ऑर्डर पास कर सकता है। मुझे स्टेट फ्रेश ऑर्डर भी पास कर सकता है। ठीक हो गया, ये तीन चीजें। मैं फिर कहता हूँ कि जी आपको मैं बार बार कहता हूँ कि जी आपने पार्ट्स बनाने हैं, हर पार्ट का अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं, हर पार्ट्स का अलग अलग आंसर देना है। आगे देखें, आगे वो पूछता है कि जी सीधा सीधा पूछ रहा है कि जी राइट्स ऑफ एक्यूज कंसिडरिंग प्रोटेक्शन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब राइट्स ऑफ क्यूज, अब ये राइट है, इसको आपने अंडरलाइन कर देना है कि जी क्या पूछ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, राइट्स ऑफ क्यूज, राइट्स ऑफ एक्यूज। ठीक है, आगे था डिस्कस टू द एक्सटेंट ऑफ यू कंसीडर द एक्यूरेट स्टेटमेंट। एक्यूरेट स्टेटमेंट तो वो आपने एक्यूज के राइट्स बताने हैं। एक्यूज के राइट्स वही है कि जी फेयर ट्रायल, इनोसेंस और लीगल प्रिजम्पशन, और लाई टू बेल, लाई टू अपील, लाई टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। इस तरह वो आपका क्वेश्चन आपने करना है। ठीक होगा।
आगे देखें, आगे कहता है आपका आगे फिर प्रोपोजिशनल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोपोजिशनल क्वेश्चन का यही है कि जी पहले आपने मतलब इशू मतलब फैक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद आपने उसका रेलिवेंट लॉ लिखना है, फिर लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, और फाइनली उसको कंक्लूड करना है, फाइनली उसका आपने आंसर लिखना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपली वो कहता है कि जी फैक्ट्स यही है कि जी असलम ने एप्लीकेशन, अब देखें ना इसको ही मैंने फैक्ट्स में लिख दिया है। असलम ने एप्लीकेशन दी 145 की कि जी मेरा घर है, ये मेरा प्लाट है, जिस पे दूसरी पार्टी जो है वो पोजेशन करने की कोशिश कर रही है, जिससे ब्रीच ऑफ पीस होना है। ठीक है, जिससे ब्रीच ऑफ पीस होना है। तो मजिस्ट्रेट ने उसी दिन ऑर्डर पास कर दिया। अगले दिन मजिस्ट्रेट असलम जो पिटिशनर है वो अदालत आता ही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर देता है। मजिस्ट्रेट उसकी एप्लीकेशन है डिसमिस कर देता है। तो फिर वो कहता है कि जी आपका जो ये यहाँ पे देखें, जब मजिस्ट्रेट ने क्या किया, वो नहीं आया असलम, असलम एबसेंट था, तो उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, डिसमिस डिफॉल्ट। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी उसके पास क्या रेमेडी है, उस असलम के पास असलम के पास क्या रेमेडी है। ठीक है, ये ये वो देखें, पहले वो कहता है कि जी क्या उसका ऑर्डर वैलिड है, क्या जो मजिस्ट्रेट ने उसके एब्सेंस में ऑर्डर पास किया वैलिड है। ठीक है, ये एक। आगे कहता है उसकी आपने रीजन लेनी है, ये ये इसके साथ ही है, इसकी आपने ओपिनियन देनी है रीजन के साथ कि जी उसका ऑर्डर वैलिड है तो कैसे वैलिड है। ठीक हो गया। दूसरा पूछता है कि जी उसके बाद चले एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है, तो उसके पास रेमेडी क्या अवेलेबल है, मतलब उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई तो वो क्या रेमेडी है, तो उसके पास वो रिवीजन की रेमेडी है। तो ये दो चीजें हैं, इसको आपने आंसर करना है। पहले देखें कि जी आपका वो क्या उसका ऑर्डर वैलिड है, यस वो वैलिड है। कैसे कि जी अगर उसको लगता है कि जी ब्रीच ऑफ पीस नहीं होनी, ठीक है, ब्रीच ऑफ पीस नहीं होनी, तो फिर वो कोर्ट डिसमिस कर सकती है। क्या, इफ प्रोवाइड द प्रोसीजर ड्यूरिंग द पब्लिकेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट वाटर बाउंड्री, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस, the order in dismissal is dismissal in the dismissal of default is valid। मतलब वो कहता है प्रिवेंट ऑफ ब्रीच, अगर ब्रीच ऑफ पीस नहीं होनी तो वो ऑर्डर वो जो करता है वो वैलिड ही होगा उसका। आगे ना इसकी रेमेडी बताता है, रेमेडी के लिए वो साइटेशन है, वो यही कहते हैं कि जी आपका ये जो ऑर्डर है 145 का, आगे हम पढ़े ना अपील, अपील में सेक्शन 404 में बताता है, 404 में बताता है कि जी ये जो हम बता देंगे जहां जहां पे, वहां पे अपील है, जहां पे हम नहीं बता रहे वहां पे अपील नहीं है, जहां पे हम बता रहे हैं वहां पे अपील है, जहां पे हम नहीं बता रहे वहां पे अपील नहीं है। तो वो कहीं पे 145 के बारे में नहीं बताता कि जी इस पे अपील है या नहीं है। ठीक है, कहीं पे 145 के बारे में नहीं बताता, तो वहां पे रवीना है, कहता है कि ओनली ग्राउंड टी कंप्लाइंट डिसमिस is either non-prosecution or upon the finding the magistrate there was no apprehension of breach of peace। ठीक है, कि जी आप कहता है कि जी ये डिसमिस जो करता है वो इसलिए करता है कि जी ब्रीच ऑफ पीस नहीं है। क्या, देयर वाज नो ब्रीच ऑफ पीस, जब ब्रीच ऑफ पीस नहीं है तो वो आपकी वो डिसमिस कर सकते हैं, मतलब वो आपकी अपनी कंप्लेंट या प्रोसीडिंग खत्म कर सकते हैं। एंड देयर इज द ओनली रिक्वायरमेंट विच जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट इज डिटरमाइन द क्वेश्चन इज पिटिशन। आगे कहता है इन केस अवेलिंग ऑफ सेवरल अपॉर्चुनिटीज petitioner remain failed to appear before the court show cause there and he is not interested, कि वो petitioner या interested नहीं है, ठीक है, या नो अप्रीहेंशन ऑफ बीस ब्रीच ऑफ पीस इज exist। तो जहां पे ब्रीच ऑफ पीस ना मतलब खतरा ना हो ब्रीच ऑफ पीस का, तो वहां पे डिसमिस कर सकते हैं, तो वो उसकी डिसमिसल वैलिड है। तो उसकी रेमेडी क्या है, तो उसकी डिसमिसल के खिलाफ हमारे पास रेमेडी है, किस ई कैन फाइल एप्लीकेशन, रिवीजन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, रोड रिवीजन फाइल
कर सकता है। जी, यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन? सर वो यहाँ पे सवाल ये कर रहा है कि डिसमिस इन डिफॉल्ट की है उसने, ब्रीच ऑफ पीस ना होने की वजह से नहीं की। हाँ, तो वो डिसमिसल डिफॉल्ट इसलिए होता है कि जी जब मजिस्ट्रेट को लगे ना कि जी ब्रीच ऑफ पीस नहीं होनी, ठीक है, नो एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, तो फिर कोर्ट वो डिसमिस कर सकती है। वो नॉन अपेयरेंस की वजह से नहीं कह रहा इसमें कि वो अपेयर नहीं हुआ। अपेयर नहीं हुआ और कोर्ट को यही लगा कि जी ब्रीच ऑफ पीस मतलब नॉन, वो इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड नहीं है मतलब ब्रीच ऑफ पीस नहीं है। यहाँ पे देखे ना, ये देखें कहता है कि जी ए कोर्ट ने ना उसको अपॉर्चुनिटी दी है, आफ्टर अवेलिंग सेवरल अपॉर्चुनिटीज दी पिटिशनर रिमेन फेल टू अपेयर बिफोर कोर्ट। अब वो नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, विच शो द पिटिशनर इज नॉट इंटरेस्टेड, मतलब पिटिशनर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब पिटिशनर का इंटरेस्ट नहीं है मतलब कोई ब्रीच ऑफ पीस नहीं होना। देखे ना, सुहेल साहब आपने आप एक प्लाट है, आप कहते हैं मालिक हैं, और ये अहमद या बशीर या नजीर आपके उस पे पोजेशन करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई होगी तो ब्रीच ऑफ पीस हो जाएगा। मतलब आपके पास अली अनवार साहब आ जाते हैं, आपके पास जो है वो हुज़ैफा साहब आ जाते हैं, इरशाद साहब आ जाते हैं, वो पोजेशन करने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप 145 की एप्लीकेशन दे देते हैं। अब आपको चाहिए कि जी आप आए, इंक्वायरी का हिस्सा बने और कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करे। आपको कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि जी आप आए, आप आए, आप नहीं आ रहे, 2 दफा 3 दफा बुलाती है कोर्ट, आप नहीं आते, तो कोर्ट क्या समझेगी, कोर्ट ये समझेगी कि जी आप इंटरेस्टेड नहीं है। आप इंटरेस्टेड नहीं है मतलब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, मतलब अब कोर्ट को लगेगा जी कि ब्रीच ऑफ पीस नहीं होना कुछ, तो फिर कोर्ट डिसमिस कर सकती है। जी सर, ठीक हो। जो हमारे दावे सुहेल साहब अदम पैरवी खारिज होते हैं ना, तो वो यही होते हैं ना कि जी कोर्ट को लगता है कि जी प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जी सर। प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी सर, क्लियर हो। ठीक हो गया, ये अब जी। पूछा गया है। इस तरह आपने ना देखना, 2 चीजें बताई हैं उसको, 2 चीजों को आपने आंसर दे देना बस, उन 2 का आपने। एक्सक्यूज मी सर। वालेकुम सलाम जी मैडम। सर मैंने ये पूछना कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चार्ज है ये वाला जज फ्रेम करेगा और ये वो वाला जज फ्रेम, मतलब ये मजिस्ट्रेट करेगा, ये सेशन जज करेगा, या ये बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और ये सेशन जज के पास जाएगी? मैडम हमारे पास ना ये वो शेड्यूल 2 दिया गया है, शेड्यूल 2, जी ठीक है। सीआरपीसी का ना शेड्यूल 2 है, वो हमें बताता है कि जी ये ये ऑफेंस बेलेबल है या नहीं है, या ये ट्रायल किसने करना है, ये ट्रायल किसने ठीक है करना सर। है, वो हमें बताता है, वो बेल एक्ट में कंप्लीट बताता है। मैडम देखे ना हमें वो ये देखें, हमें पता चल जाता है, हमें सेक्शन 30 भी बताता है कि जी मजिस्ट्रेट 30 जो है ना, डेथ ऑफेंस के अलावा बाकी सारी ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता है। जी मिस अक्सा, हम्म। ये अस्सलाम मैडम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये देखे ना, ये हमें शेड्यूल बता रहा है कि जी ये ऑफेंस 499, ये मतलब ये आपका विद वारंट है या विदाउट वारंट अरेस्ट करना है, समन केस है या वारंट केस है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है या नहीं है, और सजा कितनी है, और ट्रायल कहाँ पे होना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास के पास ट्रायल है तो बेल भी यही सुनेगा, जहाँ पे ट्रायल होता है बेल भी वही सुनते हैं। जी मैडम मिस अक्सा। ठीक है सर। मिस अक्सा जी मैडम। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे शेड्यूल 2 की आपने बात की थी, उसमें जो 302 है, उसका सर ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो दोनों लिखे हुए थे। तो सर ये दोनों क्यों लिखे हुए थे वहां पे, मतलब ट्राई तो उनको सेशंस कोर्ट ही करती है ना। कौन सा मैडम? सर 302।
कत्ल अमृत। हाँ 302 क्या? मेरे पास जो बुक है सर, हाँ उसमें जो है ना, ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये दोनों लिखे हुए थे। हालांकि सर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास तो मतलब एम्पावर नहीं है ना पनिशमेंट देने के लिए डेथ की, और या फिर ये जो किसास वगैरह है। हम्म, नहीं मैडम वो उसमें सर ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट सेशन कोड करेगा। दोनों लिखे हुए थे सर वहां पे। ये देखें, ये है मैडम, ये आप कह रही हैं 302। ये देखे ना, कोर्ट ऑफ सेशन है मैडम। सर मेरे पास जो बुक है वहां पे दोनों लिखे हुए थे, कोर्ट ऑफ सेशन और नहीं नहीं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं, ये कोर्ट ऑफ सेशन करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन करेगी। ठीक है, कोर्ट ठीक ऑफ है सर। सेशन ओके। करेगी। चलें जी, आगे देखिए आपका। सर वैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ ऑफेंसेस जो है वो ट्राई मैजिस्ट्रेट करें, लेकिन उनकी पनिशमेंट अगर चीज मतलब मैजिस्ट्रेट की पावर से बढ़ गई है तो पनिशमेंट सेशंस कोर्ट दें, लेकिन ट्राई अगर मैजिस्ट्रेट करें तो हाँ ऐसे हाँ, कोई सर्टन ऐसा केसेस भी हैं है। या नहीं है? ऐसा है ना मैडम, देखिए ना, सपोज के कह लो कि जी कत्ले शिबे अहमद, उसकी सजा 25 साल है, तो वो मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 कर सकता है ट्राई उसको। सेक्शन 30 करेगा तो वो सेक्शन 30 तो 7 साल सजा दे सकता है। अगर दो ऑफेंसेस हैं तो मैक्सिमम 14 साल सजा दे सकता है। और 14 साल से ज्यादा सजा बनती है, या सिंगल ऑफेंस है 7 साल से ज्यादा सजा बनती है, तो मजिस्ट्रेट 30 वो सेशन कोर्ट को भेज देता है। फिर सेशन कोर्ट उसको, सेशन कोड उसको करता है। देखें, यही क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, ये क्वेश्चन आपका। जी मिस आपदा, मिस आपदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जो प्री अरेस्ट बेल है वो हमेशा सेशन जज के पास फाइल होती है। प्री अरेस्ट बेल मैडम, हाँ सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। 498 पढ़े ना, 498, तो कहता है पावर टू जी एडमिट सर। बॉन्ड, पावर टू एडमिट बॉन्ड, बॉन्ड एडमिट करने की पावर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। ठीक है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास। सर मुझे नहीं समझ बॉन्ड तो हम हर बेल में बॉन्ड ही हम देते हैं ना मैडम ये कोर्ट बॉन्ड, में। ये वो पोस्ट टेस्ट में हम बांड में बांड देते हैं, यहाँ पे हम पहले बांड देते हैं, मतलब जिसको हम इंटरनल बांड देते हैं, अभी बेल कंफर्म नहीं होती। पहले दिन जाके अदालत को बताते हैं जी कि जी हमें अरेस्ट होने से बचा लें, हम आते रहेंगे। फिर वो कहते हैं चलें जी आप हमें बॉन्ड दे दें कि जी जी आप ये बेल को सुनेंगे, जितनी देर तक बेल चलती है वो आप आते रहेंगे। उसके बाद कोर्ट अगर बेल एडमिट करती है तो फिर हमें बांड देने पड़ते हैं। ये जो पहले वाले बॉन्ड की बात हो रही है, पावर टू एडमिट बॉन्ड, ये 498, ये प्रीएस्ट है। जी सर। थैंक यू सर। चल चल, ये ना, ये देखिए मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि जी हमने जो है वो क्वेश्चन को पार्ट्स में बनाना होता है, मतलब क्वेश्चन को हमने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। चलें देखें, चलें, वो है, देखिए मैं आपको ना ये दिखाता हूँ, ये स्टार्ट में भी हमने यही पढ़ा है कि जी क्वेश्चन को हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्या? ठीक है, क्वेश्चन को हमने, मतलब क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है जो कीवर्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने उस क्वेश्चन के पार्ट्स बनाने हैं, और हर पार्ट्स को हमने, हर पार्ट का हमने आंसर देना है। ठीक है, हर पार्ट का हमने
आंसर देना है एंड आंसर द पार्ट ईच पार्ट सेपरेटली, आंसर द ईच पार्ट सेपरेटली, ठीक है, आंसर द ईच पार्ट सेपरेटली। मतलब जो की वर्ड्स है ना उनको हमने अंडरलाइन करना है, ठीक है, उसको हमने अंडरलाइन करना है। ये है। अब इसी के हिसाब से वो ये देखें, आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये देखें, ये क्वेश्चन था। अब इसको मैंने वो उसको अलहदा से लिखा और लिख कर मैंने इसको अलहदा से, ये देखें, ये वही क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है। इसमें देखें तो ये पहले एक है कि जी हाउ पर्सनल प्रोक्लेमेशन कैसे होती है, तो एक ये चीज पूछता है, ठीक है। फिर दूसरा पूछता है कि जी इसकी पर्सन जो है अब्सकॉन्ड, उसकी प्रॉपर्टी उसकी कैसे अटैच की जाती है। दूसरा कहता है अगर प्रॉपर्टी अटैच हो गई है तो उसको उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर कैसे कराते हैं, प्रॉपर्टी रिस्टोर कैसे कराते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद कहते हैं कि जी अगर प्रॉपर्टी हम रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन देते हैं रिजेक्ट हो जाती है तो उसके पास हमारी पास रेमेडी क्या है। तो आपका ना सीधा आपने रेलिवेंट प्रोविजन से स्टार्ट करना है, आपने इधर उधर जाना ही नहीं है। रेलिवेंट प्रोविजन में पहले पार्ट देखें तो फिर वो ये आपकी रेलिवेंट प्रोविजन है। फिर पहला पार्ट, फिर पहले पार्ट में हमने ये 87 लिख दिया कि जी जो भी वो कहता है 87, मतलब 87 कहता है कि जी उसको प्रोक्लेमेशन बताना है और वो उसको बता देना है कि जी आपने 30 दिन में अदालत में पहुंचना है विद इन, उसको कहा जाता है कि जी आपने, उसको कहा जाता है कि जी अगर वो अब्सकॉन्ड हो गया है नहीं मिल रहा तो उसको कहा जाता है कि जी 30 दिन में आपने अदालत में पहुंचना है, ठीक है। और उसका वही इश्तिहार उसके घर, उसके गांव और उसके कोर्ट में लगा देते हैं। फिर अगला पार्ट 88 वो अटैचमेंट का तरीकाकार बता देता है, वो लिखना है। फिर अगला पार्ट उसका वो बताता है कि जी आपका प्रॉपर्टी रिस्टोर कैसे की जाती है, तो 89 की एप्लीकेशन, मतलब अगर वो 2 साल के अंदर आ जाता है तो 89 की एप्लीकेशन देगा तो उसकी एसेट्स वो जो पहले अटैच हुए हैं वो रिलीज हो जाएंगे, जो सेल हो गए हैं उसके पैसे मिल जाएंगे। और वही नहीं होता तो ये चौथा पार्ट है, नहीं होता तो वो एप्लीकेशन दे सकता है, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो इस तरह आपने आंसर, ये आपका आंसर ना बेस्ट है, दी बेस्ट होगा ये आंसर, ठीक है। ये आपका मतलब आपने यहां से स्टार्ट करना है बस, आपने इधर उधर जाना ही नहीं है, मतलब कोई इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई आपका कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, ठीक है। सर आपने सर एडीपीपी में भी जरूरत नहीं है ना इंट्रो कंक्लूजन की। मैडम एडीपीपी में भी ना लिखें, ना लिखें आप पास हो जाते हैं। सिर्फ रेलिवेंट प्रोविजन से सर शुरू करेंगे। हाँ रेलिवेंट प्रोविजन से आप स्टार्ट करें बस, रेलिवेंट प्रोविजन से स्टार्ट करें बस, ठीक हो गया। रेलिवेंट प्रोविजन मतलब ये 87, फिर आप देखें 88 की जी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, प्रॉपर्टी ये पार्ट 2 है, ठीक है। उसके बाद आप देखें 83 में वो उसकी हम रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देते हैं। सेकंड 89 है प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन देते हैं। और फिर आप देखें 89 अगर वो प्रॉपर्टी रिस्टोर नहीं होती तो फिर हम उसकी वो अपील फाइल करते हैं 405। मतलब इतनी दी बेस्ट है ये, एग्जामिनर को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेगा, एग्जामिनर आपको मैक्सिमम नंबर देगा। मतलब यही पूछा गया है, इससे नहीं हटना, इधर उधर जाना ही नहीं है।
बच्चे ना वो जब इधर उधर जाते हैं तो वो गलत लिखते हैं, मतलब वो अपनी तरफ से ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, वो अपने टॉपिक से हट जाते हैं, फिर वो गलत लिखते हैं। एग्जामिनर इरिटेट होता है, एग्जामिनर को लगता है कि जी बच्चा मेच्योर नहीं है, बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, तो वो आपको ना पूरे नंबर नहीं देता। ठीक हो गया। चल आगे देखें, आगे ये पीछे भी हमने पढ़ा है। अब देखें ना, अब इसमें चार चीजें पूछ रहा है। पहले उसने पूछा कि जी क्या एक पर्सन जिसको बॉन्ड का कहा गया है, ठीक है, तो वो उसको परमिशन है कि जी वो अमाउंट जमा करा दे इन ल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड, ठीक है, वो बॉन्ड देने की बजाय पैसे जमा करा दे। मतलब सपोज के नूर साहब की बेल हुई है और जमानत दे रहे हैं सपोज के अली अनवार साहब, तो कहता है क्या अली अनवार साहब के लिए ये लाफुल है कि बॉन्ड देने के बजाय वो 50,000 का जो बॉन्ड का था 50,000 अदालत में आके जमा करा दें, क्या ये लाफुल है? इसका आंसर देना है। हाँ ये लाफुल है, 513 यही कहता है। गुड बिहेवियर में आप कैश नहीं दे सकते, वरना आप दे सकते हैं। आगे कहता है कि इन विच केसेस एंड अंडर व्हाट प्रोविजन, मतलब अपला कब दे सकते हैं और किस प्रोविजन के तहत दे सकते हैं। आगे कहता है बॉन्ड, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैसे फॉरफीट होता है। आगे कहता है टू होम अपील लाई अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड अंडर 516, तो वो सेशन जज को अपील फाइल करते हैं। और कहता है कि क्या इस पे रिवीजन भी लाई करती है, रिवीजन भी लाई करती है, या रिवाइज भी हो सकता है, मतलब हाँ रिवाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपने ना क्वेश्चन के, मैं ना बच्चों को कहता हूँ कि जी आपने आंसर लिखने ही ऐसे, मतलब आपने ना क्वेश्चन स्टार्ट ही इस तरह करना है। क्वेश्चन स्टार्ट ही मैंने ना कुछ आपको अटेम्प्ट्स भेजी होंगी बच्चों की, जिसको जिसमें मैं उनको कहता हूँ कि जी आपने क्वेश्चन आपने लिखना ही ऐसे है, आंसर शीट पे ही ऐसे ही लिख दें। आंसर शीट पे मैं अगर दिखाऊं ना आपको, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये ना क्वेश्चन वो लिखते ही ऐसे, मैंने उनको बताया ऐसे है कि जी आपने लिखना ही ऐसे, वो पार्ट्स बना के देखें। जैसे उसको बताया गया कि तो उसने पहले ही पार्ट्स तीन बना दिया कि जी हिरारकी सिविल कोड्स की क्या है, ओरिजिनल लेवल पे, एप्लेट लेवल पे और स्पेसिफिक पावर। तो इन तीन आंसर को उस मैडम ने अलग अलग एक्सप्लेन कर देना। देखें ये पहले एक का लिखा, फिर उसका ये दूसरा। अब एग्जामिनर भी पता चल जाएगा कि जी एग्जामिनर को कहेगा जी बच्चा कमाल है, ये दूसरा पार्ट लिख रहा है। फिर आगे देखें कि जी ये तीसरा पार्ट है, ये एग्जामिनर कितनी फैसिलिटेट होगा, वो कहेगा कि बच्चा कमाल है, एक्सीलेंट। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें, तो ये यहाँ पे दो चीजें पूछी गई है तो दो पार्ट लिख दिए हैं। अगला देखें तो जितनी चीजें पूछी गई हैं उतनी, अभी एक चीज थी तो वो एक चीज लिख दी है, पार्ट बनाया नहीं है, एक ही पार्ट है कि क्या सेशन सिविल जज भी अपील सुन सकता है, तो वो उसका आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब आप ना एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे, अब वो लिख के ना ये आपके लिए भी आसानी हो जाती है कि जी बच्चा क्वेश्चन समझ लेने लग जाता है। ठीक है, मतलब बच्चा क्वेश्चन समझने लग जाता है, ये एग्जामिनर को भी फैसिलिटेट करता है। ठीक हो गया। चलें आगे देखें, अब यहाँ पे इसका आंसर देखें, तो कभी वो मतलब इनका एलिमेंट आंसर, मैं क्या आंसर है कभी, मतलब समझाना है आपको, जो चीजें मैं समझा रहा था ना, मुझे लगता है कि जी आपको चीजें समझ आ गई है, कोई मसला नहीं है, आपको चीजें समझ आ गई है। ठीक है, मजीद मैं आपको आ,
चले, यहाँ पे वो देखेंगे क्या वो दे सकता है, तो यस हाँ वो दे सकता है। किस प्रोविजन के तहत, 513 के तहत। आगे था बॉन्ड फॉरफिटर कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है, वो 514 है। और उसकी अपील या रिवीजन कहाँ पे जाएगी, ठीक है, वो सेशन कोर्ट में जाएगी। यहाँ पे देखें तो वो आपका ये आंसर है उसका, ये उसका आंसर है, ठीक है। तो डिपॉजिट कर सकता है सम, और उसके फिर वो प्रोसीजर भी है बता दिया है उसने 514 में, फॉरफिचर का प्रोसीजर 514 में बता दिया है। फिर उसके बाद 515 में उसकी अपील और रिवीजन है। ठीक हो गया। आगे कहता है कि जी ये यहाँ पे दो चीजें हैं कि जी कब अपील लाई नहीं करती, और कब अपील लाई नहीं करती। और आगे कहता है कि जी 5/4/15 का प्रोसीजर क्या है। तो ये दो पार्ट्स हैं, इन दो पार्ट का आंसर देना है। मतलब आपने ना स्टार्ट ही रेलिवेंट प्रोविजन से करना है, इधर उधर नहीं जाना। आपने स्टार्ट रेलिवेंट प्रोविजन से करना है, इधर उधर नहीं जाना। ये उसके बाद आप देखें कहता है कि हु कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। अब यहाँ पे देखें और डिस्कस 85 55 ए। अब ये दो चीजें पूछ रहा है कि जी कौन जो है जिसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने 85 80 सीधी सीधी चीजें पूछ रहा है, वो सीधा सीधा चीजें पूछ रहा है, इधर उधर वो जा ही नहीं रहा। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं। आगे देखें ये, अब यहाँ पे देखें आपसे क्वेश्चन पूछा था सिर्फ यही। अब इसको आपने बनाना है कितनी चीजें पूछी गई हैं, मैं फिर कहता हूँ आप, आपका क्वेश्चन बताएगा कि जी कितनी चीजें पूछ रही हैं, आपने कमाल करना है। देखें सबसे पहले तो पूछा करता है कि जी डिस्कस दी प्रेफरेंस टू दी प्रोविजन जस्टिस ऑफ पीस फॉर मुफस्सिल, मुफस्सिल एक चीज पूछ रहा है। फिर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस दूसरी चीज पूछ रहा है। फिर कहता है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन है, ये तीसरी चीज है। ये तीसरी चीज है, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन है, ये तीसरी चीज है। तो आपके क्वेश्चन के पार्ट कितनी हैं, ये तीन, ये तीन, इसका ही आपने अलग अलग आंसर लिख देना है। कि जी मुफस्सिल से क्या मुराद है, मुफस्सिल से मुराद है एरिया। क्या, एरिया। ये देखे ना, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जस्टिस ऑफ पीस, किसी भी पर्सन को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट करती है फॉर लोकल एरिया, ये मुफस्सिल है। मतलब जस्टिस ऑफ पीस फॉर मुफस्सिल का जो कह रहा है ना, वो मुफस्सिल से मुराद लेते ले रहा है वो एक लोकल एरिया। ये लोकल एरिया तहसील भी हो सकती है, टाउन भी हो सकता है, एक यूनिट भी हो सकता है, ठीक है, या एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। वो गवर्नमेंट ने बताना है कि जी किस एरिया के लिए कितनी होगा। आप लाहौर में भी देखें तो वो जस्टिस ऑफिस के वो एरिया डिवाइड किए हुए हैं कि ये मार्डाविन के लिए ये है, कैंट के लिए ये है, और ये फलां जगह के लिए ये है। ठीक हो गया, ये इस हिसाब से। आगे फिर वो पावर्स एंड ड्यूटीज, यहाँ पे देखें पावर्स एंड ड्यूटीज, और ये आपने वो उसका पार्ट बनाया। उसके बाद आपने उसके बाद पहले पार्ट हुई 22 ए 22 लिख दिया है। फिर दूसरे पार्ट में आप 22 ए बी, मतलब पावर्स भी ड्यूटीज भी, ठीक है। और तीसरा पार्ट जस्टिस ऑफ बी, ये ड्यूटीज है, बी में उसकी ड्यूटीज है। और दूसरा फिर जस्टिस ऑफ पीस फॉर्म ऑफ, ये 25 है। ये इस तरह आपने लिखना है, बस इधर उधर जाना ही नहीं है, इधर उधर आपने नहीं जाना। आगे फिर वो आ जाता है यहाँ पे,
यहाँ पे देखें तो वो कहता है कि जी सेंटेंस एक मुलजिम को डिफरेंट ऑफेंसेस में, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सजाएं हुई हैं, तो वो कैसे चलेंगी। तो कहता है पहले जो सजा पास हुई है पहले वो चलेगी, फिर बाकी केसेस वाली फिर चलेंगी। ठीक है, इसका आपने 35, 397 और 400 में जवाब देना है। 397 और 400 में। 35 कहता है कि जी एक ही केस में अगर एक से ज्यादा ऑफेंसेस में सजा हुई है तो वो सजा कैसे रन होगी। तो फिर कहता है कि जी पहले एक सजा कंप्लीट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह ये होंगी कंसेक्टिवली, एक के बाद दूसरी। और फिर कहता है कि जी हाँ, अगर वो कहता है कि जी हाँ, कि जी अगर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो वो अलग-अलग भी कर सकते हैं। वो चाहे तो वो कह सकते हैं कि जी सारी कंसेक्टिव चलेंगी, एक साथ चल सकती हैं। अगली वो बात करता है 397 की जी डिफरेंट केसेस है, जैसे एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको 10 पर्चे हो गए हैं, 10 मुकदमे हैं, तो 10 मुकदमे में सजा होती है तो वो कैसे होगी। तो वो कहता है पहले मुकदमे में जहाँ पे पहले सजा हुई थी वो सजा कंप्लीट होगी, फिर दूसरी सजा जो हुई है वो कंप्लीट होगी, इस तरह होगा। और 400 में कहता है कि जी जब सजा कंप्लीट होती है तो वो जेल सुप्रीटेंडेंट कोर्ट को एक वो सर्टिफिकेट भेजता है कि जी ये इस मुलजिम की हमने सजा कंप्लीट कर दी है। और इसी तरह कहता है कि जी मुलजिम जो यूथफुल ऑफेंडर है उसको कहाँ पे डिफाइन कहा जाता है। तो उसको ना है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं, वहां पे रखा जाता है। उसकी रेलिवेंट प्रोविजन वो है आपका 399 है। उसकी रेलिवेंट प्रोविजन 399, ये देखना दूसरा ये है 399। उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर या रिफॉर्मेटरीज रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है। ये ऐसे कह लो कि 300। चलो आगे बढ़ा जाता है, ये रूप उधर रखा जाता है। आगे देखे ना, आगे उसने पूछा कि जी डिस्चार्ज, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, प्रीमेच्योर या विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये चार चीजें कहता है इसको आपने एक्सप्लेन करना है और इसके स्टेजेस बताने हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद वो कहता है आपका आगे वो क्वेश्चन बताता है, कहते हैं कि आफ्टर दी प्लीडिंग नॉट गिल्टी, मतलब जब चार्ज लगता है, चार्ज में प्लीड नॉट गिल्टी करता है, तो कहता है नो इमीडिएटली स्टेज अवेलेबल टू कन्फेस द गिल्ट बाय द अक्यूज एक्सेप्ट ऑन अद वन अंडर 342। ठीक है, मतलब कहता है कि जब आपने प्लीड गिल्टी नहीं किया तो फिर वो कोई आपको कन्फेशन का टाइम नहीं मिलता सिवाय 342 के। तो कहता है कि इस लीगल पोजीशन पे आपने कमेंट करना है, इसको आपने बताना है, मतलब वो आपसे 342 पूछ रहा है। और उसके बाद कहता है जुडिशियल प्रेसिडेंट भी बताना है, 342 बता दें, इसके जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आपने बताने हैं। ठीक हो गया। आगे कहता है रिमांड, रिमांड में वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि आप 160 और 344 को एक्सप्लेन करना है। तो 160, 344 में जो कहता है वो आपने बता देना है। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका, ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कहता है कि जी देखें, कहता है कि जी व्हाट आर द ग्राउंड टू एडजर्न सैनडाई। सैनडाई होता है विदाउट अफिक्सिंग अ डेट, मतलब सैनडाई एडजर्न से मुराद है कि जी वो केस हम एडजर्न करते हैं जब डेट फिक्स नहीं करते, कि जी फ्यूचर डेट, नेक्स्ट डेट नहीं बताते हैं, नेक्स्ट डेट नहीं बताते। ठीक है, विदाउट फिक्सिंग द नेक्स्ट डेट। तो कहता है कि व्हाट ग्राउंड्स कैन एडजर्न दी सैनिटरी इफ ड्यू इट इज ड्यू टू दी absence of witness, then what coercive measure can be procure their attendance। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा तो उसकी अटेंडेंस हम कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं। तो पहले अब देखे ना उसके बुक साइनर जर्न करने के ग्राउंड्स क्या हैं। एक,
और अगर किसी को बुलाना है, विटनेस नहीं आ रहा, तो उसके लिए कोरस से मेयर क्या अडाप्ट हो सकते हैं कि जो उसके वारंट इशू हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी प्रोक्लेमेशन हो सकती है, प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, और इसके बाद उसका जुडिशियल प्रेसिडेंट बताना है। इसका जुडिशियल प्रेसिडेंट बताना है। यहाँ पे देखना, सेनेट ये एडजर्न करने के ना जो ग्राउंड्स हैं वो यही है कि जी आपका वो विटनेस नहीं आ रहा, या वो केस जो है वो विटनेस नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर कंप्रोमाइज होने वाला है, या कोई जैसे कोविड वगैरह आ गया, अन सर्कमस्टांसेस है वो। और उसके बाद उसको हमने प्रोसीड कैसे करना है, मतलब वो कुरस्से मेयर्स क्या हो सकते हैं, तो वो कुरस्से मेयर वो कहता है आपका कुरस्से मेयर कहता है कि जी उसके वारंट इशू करेंगे, उसकी प्रोक्लेमेशन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, ये कुरस्से मेयर्स है। ठीक है, बाकी अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग का आपको नहीं पता तो आपने मेंशन नहीं करना है। आगे ये क्वेश्चन देखें तो वो कहता है कि जी समरी ट्रायल क्या है, समरी ट्रायल में एविडेंस रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, और उसमें पुनिशमेंट्स कैसे दी जाती है, उसमें पुनिशमेंट्स कैसे दी जाती है, वो ये डिफरेंट चीजें पूछ रहा है। ठीक है, वो कैसे मतलब पहले तो आपने बताना है समरी ट्रायल से मुराद है, कहते हैं जी जो स्पीडी ट्रायल है और डिस्पोजल ऑफ पैटी मैटर्स, पैटी मैटर्स करने के लिए वो एक अलग प्रोसीजर है जो कि एक स्पीडी ट्रायल में आता है। और इसमें एविडेंस कैसे रिकॉर्ड की जाती है उसका, वो 263 है, 264 है। 263 कहता है कि जी अगर वो अपीलेबल केस नहीं है तो उसमें चार्ज फ्रेम ना करें, एविडेंस रिकॉर्ड ना करें। और कहता है कि जी अगर अपीलेबल केस है तो उसमें चार्ज फ्रेम करना है, एविडेंस देनी है। फिर कहता है उसमें कितनी सजा देते हैं, तो वो कहता है सजा उसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 महीने और 3 महीने सजा दी जाती है। कितनी? सिर्फ 3 महीने सजा दी जाती है। चलो जी, आगे जी आपका ये फिर वो कहता है कि अप्रूवल। अब ये कि ना आपने इसको बनाना होता है क्वेश्चन को, मतलब यहाँ पे ये था पढ़ के भी पता चल जाता है, रिमूवल ऑफ नाजंस थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ मजिस्ट्रेट और प्रोसीडिंग ऑफ ज्यूरी, प्लीज डिस्कस इन डिटेल। तो कहता है पहले तो आपने बताना है रिमूवल ऑफ नाजंस, ये 133 में बता दिया है। फिर उसका तरीकेकार शोकाज है मजिस्ट्रेट दे के, या ज्यूरी है, ये 3 चीजें। ठीक होगा। उसके बाद आपका आ जाता है आगे, फिर ये उसका वो डिफरेंट बताया है ऑलरेडी। पार्ट 2 भी बताया हुआ है, पार्ट 3। पार्ट टू में कि जी मजिस्ट्रेट के थ्रू मतलब हम अशोका का जवाब देते हैं, वो 137 में है। और तीसरा है कि जी जूरी के थ्रू भी हो सकता है, वो जूरी के थ्रू भी हो सकता है जो कि वो 138 139 में उसका प्रोसीजर बता देगा। बेयर एक्ट आपने सही पढ़ा हो ना, बेयर एक्ट, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये उसने फिर सर बैरक में इतने सारे सेक्शंस हैं वो पूरे याद नहीं होते, और अभी कंफ्यूजन ये है कि जी अभी क्या करना चाहिए, पास पेपर सॉल्व करें या फिर बैरक सिर्फ पढ़ें, तो ये कंफ्यूजन हो रही है। मैडम सिर्फ बेयर एक्ट पढ़े, बेयर एक्ट पढ़ेंगी तो पास पेपर हो जाएंगे। बेयर एक्ट क्वेश्चन हर साल मैडम चेंज देता है, डिफरेंट बना के देता है, तो आप बेयर एक्ट पढ़ें बस, वो सारा कुछ हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। जी सर। सिर्फ मैडम बेयर एक्ट पढ़ना है, इधर उधर नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। चलो 164 आगे देखें। आगे वो कहता है कि जी ये वो डिफरेंशिएशन बता रहा है कि जी आपका
काग्निजेबल और नॉन काग्निजेबल ऑफेंस से क्या मुराद है? और उसके बाद 164 की स्टेटमेंट के वो बारे में बताता है। और उसके बाद 161 162 की स्टेटमेंट के बारे में आपने बताना है। 161 162 की स्टेटमेंट फिजिकल और जुडिशियल रिमांड, और उसके बाद कंप्लेंट केस और चलान केस, और उसके बाद बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, ये उसने पूछा है। अब ये नहीं कि सिर्फ ये बेरेक्ट पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। 161 की स्टेटमेंट या 162 की स्टेटमेंट में क्या फर्क है? 161 162 की स्टेटमेंट में क्या फर्क है, ये आपको उस वो पढ़ के आएगा। बेरेक्ट कभी भी ऐसे नहीं आएगा फिजिकल रिमांड या जुडिशियल रिमांड में आपको क्या फर्क है। ये देखें ना, बेरक पढ़ा वो आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये फिर ये दोबारा चार्ज फ्रैम्पिंग पे दोबारा क्वेश्चन आया। कैटेगरी ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस या कंसोलिडेशन इज लीगली परमिसिबल। कैटेगरी जो चार्ज ज्वाइन कर सकते हैं आप, चार्ज ज्वाइन कर सकते हैं, ये लीगली वो परमिसिबल है, मतलब परमिशन है इसकी कि जी आप चार्ज ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहता है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस वेयर टू और मोर डिफरेंट ऑफेंसेस कुड बी कंसोलिडेटेड इन सिंगल ट्रायल। कंसोलिडेटेड इन सिंगल ट्रायल मतलब वो कहता है कि वो सर्कमस्टांस बताएं जब चार्ज हम ज्वाइन कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। आगे तक व्हाट द लीगल प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड टू इंश्योरिंग द अनफेयरनेस टू अक्यूज टू ज्वाइनिंग दी ट्रायल। ठीक है। तो पहले उसने बताया कि जी चार्ज क्या चार्ज हम ज्वाइन कर सकते हैं एक, तो वो कहता है किन सिचुएशन में कर सकते हैं दूसरी, और कहता है कि जी आप लीगल प्रिंसिपल बताएं या प्रोसीजर बताएं जब चार्ज ज्वाइन करें और अक्यूज का फेयर राइट ऑफ फेयर जो है वो फेयर ट्रायल वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। तो ये इस पे वही 233 है कि जी ज्वाइन चार्ज ज्वाइन कर सकते हैं, 234 35 36 और 39 इसमें वो डिफरेंस सिचुएशन बताई गई है जब एक से ज्यादा ऑफेंसेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑफेंसेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं। यही क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन एडीपीपी के भी पेपर में आया है, वर्डिंग चेंज है बस, क्वेश्चन बिल्कुल यही पूछा था उसने। ठीक है। मतलब वो कहता है कि जी आपका वो सरकमस्टांस है कि जी जब एक्यूज का फेयर ट्रायल डिस्टर्ब ना हो, कि जी एक्यूज प्रेजुडाइज ना हो, सेम ऑफेंसेस सेम ट्रांजैक्शन में आती हूँ तो वो आप कर सकते हैं, वरना नहीं। और मोड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट, अब ये देखे ना, ये क्वेश्चन है और इसको इसको इसमें पूरे पूछता है कि जी जजमेंट कैसे दी जाती है। जजमेंट दी जाती है जब मुलजिम मौजूद हो अदालत में, ओपन कोर्ट में दी जाती है, और मुलजिम अदालत में मौजूद हो, मुलजिम अदालत में मौजूद हो तब दी जाती है। फिर कहता है कि जी आपका जजमेंट अल्टरनेटिव क्या है। ठीक है। फिर कहता है कि इफेक्ट ऑफ जजमेंट अनाउंस्ड बट नॉट रिटर्न, जजमेंट अनाउंस हो जाती है रिटर्न नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या है। तो जब तक रिटर्न नहीं होगी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, सिर्फ अनाउंस कर दे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, जो रिटर्न होगी उसका इफेक्ट होता है। और क्या कहता है कि क्या ये लॉ इज इट इज लॉफुल फॉर टू राइट जज to for a judge to write judgment for memory when part of record is not available। मतलब वो कहता है कि जी क्या ये जज के लिए है कि जी वो जजमेंट लिख सकता है जब कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो तो वो लिख सकता है, उसके लिए लॉफुल है। ये आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद 199 कॉग्निजेंस का, बस ये थे आपके क्वेश्चन। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी।
यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन एनी क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर क्लियर है। चलें 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 चलें, बिलाल नियाजी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, वो अब आपसे वो 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 आपकी क्लास होगी, आपकी दूसरी। ऐसे आपसे मुखातिब कैसे? होंगे सर। सामने